इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या करते कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे समझा जाए। अब यह कपाल के, देखिए समझिएगा जरा ध्यान से, ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, अभी तुरंत बताए थे कपाल पे। अब कपाल पे कहाँ, तो देखिएगा कपाल के स्फेनाइड एक हड्डी होता है, उसी के गड्ढे में यह स्थित होता है। तो हालांकि इतना अंदर से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, बस पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो खोपड़ी में, कपाल में। हाँ, कभी कभी पूछ देगा कि स्फेनाइड हड्डी, तो फिर वो भी चीजें देख लीजिएगा। तो कपाल के कहाँ पर पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, स्फेनाइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं बाबू। इसे कौन सा ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्यों। तब चलिए पहले इसका आंसर जानते हैं, तब बाद में हम इसका कंक्लूजन बता देंगे क्यों कहते हैं। सीखिए खुद से लिखना क्वेश्चन का आंसर, थ्योरी में आपका गलत नहीं होता है, ठीक है। मैथ थोड़ी है जो आंसर नहीं मिलेगा सेम टू सेम तो गलत हो जाएगा। थ्योरी है बाबू, भाषा को आप उसके साथ मिला दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे समझा जाए इन चीजों को। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। समझा जाए। इसे दो भागों में बांटा गया, जरा समझिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भागों में बांट गया है, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। ये जो ग्रंथि है आगे और पीछे, मान के चलिए बड़ा ग्रंथि है, तो एक अग्र हो गया एक पश्च हो गया। ये क्या हो गया, अग्र हो गया, और ये क्या हो गया, पश्च हो गया। यानी अग्रपिंडक और पश्चपिंडक में बांट दिया गया है। तो चलिए अग्रपिंडक का कार्य समझते हैं कि अग्रपिंडक का कार्य क्या होता है। तो अग्रपिंडक, देखिए जरा समझिएगा कि अग्रपिंडक से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। देखिए अग्रपिंडक से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन, तो एक हो गया आपका वृद्धि हार्मोन, और एक कौन सा हो गया, लैक्टोजेनिक हार्मोन। कौन सा हो गया, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ध्यान रखिएगा, अग्रपिंडक से दो तरह के हार्मोन, यानी अग्रपिंडक जो है, अग्रपिंडक से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो आपका वृद्धि हार्मोन, दूसरा लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन से नाम ही पता चलेगा कि यह हमारे शरीर में वृद्धि बढ़ाता है, और किसी किसी में यह हार्मोन कम रहता है, इसलिए वो बच्चा देखिएगा उम्र बहुत हो जाता है लेकिन वो बहुत बहुत छोटा होता है, इतना बहुत छोटा होता है। किस हार्मोन के कारण, वृद्धि हार्मोन के कारण। लेकिन कभी कभी देखिएगा किसी में बहुत वृद्धि हार्मोन निकल जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो वो भी खतरनाक है, वो भी खतरनाक है। ज्यादा लंबा भी बीमारी है, कम लंबा भी क्या है, बीमारी है। एक निश्चित मात्रा में ये हार्मोन का स्राव होना जरूरी है, ये भी चीजों को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो इससे दो तरह के पिंडक स्रावित यानी हार्मोन्स निकलते हैं। कौन सा, तो एक आपका हो गया आपका वृद्धि हार्मोन्स, ठीक है। एक क्या हो गया, वृद्धि हार्मोन, दूसरा लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। अब जरा समझिएगा वृद्धि हार्मोन्स के बारे में। यह हमारे शरीर में वृद्धि बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या होगा, वृद्धि बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब समझिएगा लैक्टोजेनिक हार्मोन, तो महिलाओं में जो दूध बनाने या प्रेरित करने में यह सहायक होता है। जब अभी तुरंत बताए थे पिट्यूटरी ग्रंथि का ही कार्य, क्योंकि देखिए ये जो अभी आप पढ़ रहे हो लैक्टोजेनिक हार्मोन किसका भाग, अग्रपिंडक का। अग्रपिंडक किसका भाग, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि का। तब पीयूष ग्रंथि से ही ना ये निकलता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, और लैक्टोजेनिक हार्मोन ही क्या करता है बाबू, महिलाओं में दूध बनाने को प्रेरित करता है, या फिर उसके भावनाओं को प्रेरित करता है। बात समझ में आ रहा है। तो लैक्टोजेनिक देखिए कितना बड़ा अहम इंपॉर्टेंस रोल है। ये तो अग्रपिंडक का बात की। चलिए अब आते हैं पश्चपिंडक में। पश्चपिंडक से निकलने वाला हार्मोन हमारे शरीर में जल संतुलन का कार्य करते हैं, यानी जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। आपको प्यास लगन कब लगेगा, पानी कब पीना है, कितना पानी हमारे शरीर को देना है, इसका कार्य कौन करता है, पश्चपिंडक करता है। और पश्चपिंडक किससे, पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का देखिए इतना अहम रोल है। समझ में आ गया क्या क्या किया। तब पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन क्या करते हैं हमारे शरीर में, पहली बात है तो वृद्धि करने का कार्य करते हैं, महिलाओं में दूध बनाने को प्रेरित करते हैं, साथ ही साथ यह जल संतुलन के लिए कार्य करते हैं। और इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। खत्म, इतना बात क्या लिखना है। अब पूछेगा आपको क्वेश्चन कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्यों। पिट्यूटरी ग्रंथि से कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, यह हमारे शरीर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, महिलाओं में दूध को प्रेरित करते हैं, दूध बनाने को प्रेरित करते हैं, साथ ही साथ यह हमारे शरीर में जल संतुलन का कार्य करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। यानी यही सब चीजों को वो करता क्या है उसके बारे में लिख दीजिए, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्यों, ये पूछा जाता है 110%, ध्यान रखिएगा। चलिए थायराइड ग्रंथि के बारे में समझते हैं। किस ग्रंथि के बारे में समझेंगे, थायराइड। तो पिट्यूटरी का कहानी खत्म,
एस्फेनाइड हड्डी के बीच में था। अब यहाँ समझते हैं थायराइड ग्रंथि, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये उगा हुआ भाग सभी पे होता है, ये थायराइड ग्रंथि, यही क्या है, थायराइड ग्रंथि। चलिए अब यहीं पर किसी किसी को बीमारी हो जाता है, घेंगा नामक रोग हो जाता है, ठीक है, देखिएगा ग्वाइटर, थायराइड ग्रंथि। तो चलिए थायराइड ग्रंथि समझेंगे। थायराइड ग्रंथि तो श्वास नली या ट्रेकिया के दोनों और लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। श्वास नली यही हो गया और ट्रेकिया यहाँ पर है तो इसके नीचे स्थित होता है, यहाँ पर, ये आप लोग दिख रहा होगा, ठीक है, दोनों और नीचे स्थित होता है। कहाँ पर है बाबू, यहाँ पर है। अब इस ग्रंथि से थायराइड, थायराइड सॉरी थायरक्सिन नामक हार्मोन हो जाएगा। कौन सा, थायराइड नामक हार्मोन, नहीं नहीं थायराक्सिन हो जाएगा, थायरक्सिन, यहाँ हम काट देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थायरक्सिन, थायरॉक्सिन लिख देते हैं। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं। कौन सा हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं। सीधे सी बात याद रखना, थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं। और तो और यह थायरॉक्सिन की कमी से बाबू शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। कोई कोई मंद बुद्धि होता है, किसी को समझ में नहीं आता है मैथ वगैरह सब, तो वो मंद बुद्धि होता है किस किस हार्मोन्स के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। यह हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड जो है ग्रंथि से निकलता है, याद रहेगा। चलिए अब आयोडीन की कमी से जो है घेंगा नामक रोग हो जाता है। अब यहाँ जो है हम लोग कम आयोडीन खाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ग्वाइटर या फिर घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो पूछ देता है कि घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है, थायराइड आयोडीन की कमी से बाबू। चलिए आगे समझा जाए। तो अब थायराइड समझ में आ गया, इसके पीछे होता है पाराथाइड ग्रंथि। देखिए अब इसके पीछे कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, पाराथायराइड ग्रंथि। यह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो पाराथाइड थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है, ये जो खून होता है हमारा, उस खून में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। बात समझ में आ गया। तो पाराथायराइड ग्रंथि का कार्य समझ में आ गया। तो 3 ग्रंथि से हम निपट चुके हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसके पीछे पाराथायराइड ग्रंथि। 3 ग्रंथियां समाप्त कर दिए हैं, एक एक करके आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग समझ जाते हैं अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा, अग्न्याशय। वो ग्रंथि छूट गया जी, एक आपका कौन सा था, एड्रिनल ग्रंथि। अच्छा एड्रिनल ग्रंथि को देख लेंगे, ठीक है, पहले अग्न्याशय ग्रंथि समझ लेते हैं। कौन सा ग्रंथि को समझते हैं, अग्न्याशय ग्रंथि। अब समझिए यह ग्रंथि अमाशय तथा छोटी आंत के बीच स्थित होता है। अमाशय तथा छोटी आंत यानी ये जो आपका पेनक्रियाज पढ़ाए थे उसी में स्थित होता है, ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि एक अग्न्याशय ग्रंथि में एक कोशिका का गुच्छा पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लेंगरहैंस की क्या कहते हैं, द्वीपिकाएं कहते हैं, याद रखिएगा। अग्न्याशय में एक कोशिका का गुच्छा पाया जाता है, जैसे अंगूर का गुच्छा देखे है ना, कोशिका का गुच्छा पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब इससे कौन सा हार्मोन निकलता है भाई, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जिसे देखिएगा किसी किसी को मधुमेह नामक रोग हो गया, शुगर का बीमारी है, हमको शुगर हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है ना, थायराइड नहीं सॉरी, डायबिटीज हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। ये सब बीमारी जो है इसी से कंट्रोल होता है, ठीक है। अब बढ़ने के कारण बीमारी भी हो जाता है। तो इससे इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। तब पूछेगा कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स कहाँ से निकलता है या कहाँ से स्रावित होता है, तो अगर न्यासा ग्रंथि से होता है या फिर लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं रहेगा तो भी आप लोगों को वहां पर मार देना है, ठीक है। अब चलिए यह हमारे शरीर में चीनी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह इंसुलिन हार्मोन किसको नियंत्रित करता है, चीनी। आप लोग जो उठा उठा के चाय पीते हैं भोज में, दूध कप, बाबू वो खतरनाक है। इंसुलिन हार्मोन अगर नहीं निकला तो कौन सा बीमारी धर लेगा तुरंत, शुगर, मधुमेह नामक बीमारी धरेगा। खाते रहिए चीनी, तब तो कंट्रोल से रखिए, क्योंकि हमारे शरीर में शुरू में ना बताए हैं निकलता कम है, कहीं वो भी निकलना बंद हो जाए, ध्यान से रखिए, दिक्कत हो जाएगा फिर। बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारे शरीर में किसको नियंत्रित करता है, तो शुगर को, है ना, ये किधर गया, चीनी को, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। अब देखिए इसकी कमी से, यानी इसका जब कमी हो जाएगा, जब ये कम मात्रा में निकलेगा तो कौन सा हो जाएगा, शुगर का बीमारी धर लेगा, डायबिटीज हो जाएगा, मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। तब पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, ये सब हो जाता है रोग। कहिएगा इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाते हैं। इंसुलिन का एक इंजेक्शन आता है, जा करके भोंक देगा, जिसको देखिएगा शुगर बीमारी रहता है वो इंसुलिन का नामक इंजेक्शन लेता है, ठीक है। तो इसके रोकथाम के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना तथा कम चीनी का उपयोग करना चाहिए। तो देखिएगा जिसको शुगर का बीमारी रहता है ना, वो बिना चीनी वाला चाय पीता है। पहले से तो चीनी धकस धकस के पिया है,
तो परिणाम भुगतेगा कि नहीं भुगतेगा? तो शुरुआती दौर से भाई आप कंट्रोल में रहिए ना। चाय तो हम भी नहीं पीते हैं, देता भी नहीं है कोई, हम अकेले रहते हैं, बनाने का फुर्सत ही नहीं मिलता है, ठीक है, वो सब ताम झाम नहीं आता है। तो अच्छा है भाई, ये चीजें, शुगर बीमारी नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, मधुमेह नहीं होगा, ये तो फिर इंसुलिन का सुई लेते लेते परेशान हो जाएंगे। देखिए, जो चीजें हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है उसका काम, और जो चीज हम आर्टिफिशियल तरीके से बना के लगाएंगे उसका काम आसमान धरती का अंतर होगा। यस या नो? है कि नहीं? बनावटी चीज बनावटी तरह कार्य करेगा, और जो प्रकृति के द्वारा प्रोवाइडेड है उसका कार्य अलग होता है। तो सोचिए ना, इंसुलिन हार्मोन जो होता है थोड़ा सा मात्रा पूरे शरीर में इसको कंट्रोल करके रखता है, लेकिन ये भाई साहब अगर बंद हो गया, कम हो गया, तो आप कितनों सुई भोंकते रहिए, कंट्रोल होता है? नहीं होता है। तो ये भी चीजों को आप लोगों को समझ के चलना होगा, ठीक है। तो अग्न्याशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन क्या क्या चीज को कमी करता है? चीनी और ग्लूकोज वगैरह, ये चीनी और ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। इसकी कमी से शुगर बीमारी, डायबिटीज, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अब इसके रोकथाम के लिए इंजेक्शन, ये इंसुलिन की इंजेक्शन लगाया जाता है, या कम चीनी खाने की सलाह दी जाती है। तो बाबू, आप लोगों का और भी ग्रंथियां बच गया है, एड्रिनल ग्रंथियां आगे पढ़ा देंगे और जनन ग्रंथियां पढ़ा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, जिसमें आप लोगों को माइंड के बारे में यानी दिमाग के बारे में पढ़ना है। दिमाग के 3 भाग, अग्रभाग, पश्चभाग, मध्यभाग, मेडुला ऑब्लांगाटा, है ना, सेरिब्रम, ये सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो सब्र करिए, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है और आप लोगों के शरीर से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो समझने में भी मजा आएगा, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग कार्य करते हैं। देखिएगा, किसी शराबी को जब शराब पी लेता है तो कुछो कुछो बोलने लगता है, किसी को गरिया देता है, कैसे? तो ये दिमगवा के कारण, ठीक है, वो भी चीजें आप लोगों को बताएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब कहिएगा सर हम भूल जाते हैं पढ़ना लिखना, तो कैसे होगा? तो वो भी बताएंगे। आप फिर आप लोग भूलिएगा नहीं तो कैसे, तो वो भी चीजें उपाय बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है चीजें? चलिए, रहने दिया।